कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के 33 केस कराची से रिपोर्ट हुए हैं। सेनेट इजलास में कौमी सलामती पॉलिसी का मुसवदा पेश न करने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। यानी छोटी छोटी बातें जब बड़ी बनती हैं तो अगले की जान की दुश्मन बन जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, बगैर सोचे समझे किसी पर इल्जामात लगाने वाले कल को शर्मिंदगी उठाते हैं। जो लोग दूसरों का सर कुचलने की कोशिश करते हैं, कल को ऐसे लोगों का सर दूसरों के पांव तले होता है। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। और हम में से अक्सरियत लोगों का जो जाहिर देखकर फैसला कर लेती है कि जी हम लोग जाहिरी पहलू से ही अगले के बारे में बाकायदा अपनी राय बना लेते हैं, ये ऐसा होगा। किसी के बारे में जानने के लिए जाहिर नहीं बल्कि बातिन भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। और बातिन एक लम्हे में नहीं पढ़ा जा सकता और ना ही बातिन को फौरी तौर पे जाना जा सकता है, क्योंकि किसी का भी जो बातिन होता है ना, वो एक गहरी खाई समझ लें और कुएं की तरह होता है। जैसा कि हम खाई या कुएं की गहराई को बाहर से जांच नहीं सकते, अगर हमें उनकी गहराई को जांचना है तो उसके लिए हमें खाई और कुएं में उतरना पड़ेगा। इसी तरह इंसानी बातिन भी एक समंदर की तरह। अब इसकी एक अपनी आप समझ लें कि कहानी होती है, और ये कहानी जिंदगी के हालात और जो तल्ख किस्म के तजर्बात होते हैं ना, उनकी बुनियाद पर तरतीब पाती है। लेकिन हम कितनी जल्दी किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं और हमें अक्सर लोग ये करते हैं, हालांकि हकीकत उसके उलट निकलती है। अब ऐसी कुछ मुख्तलिफ कहानियां हैं जिसमें अलग अलग किस्म के लोगों के बारे में दूसरों ने अपनी राय कायम कर ली, जो कि बाद में गलत साबित हुई। अब सुनिएगा जरा, पहली कहानी कुछ यूं है कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ाया करते थे और वो अपनी जो कलाई है ना, उसमें मर्दों की घड़ी पहनने की बजाय लेडीज वॉच पहनते थे। अब उसे देखकर जारी बात है तमाम जो स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, उनका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उन्हें देख के, क्योंकि तलबा ये सोचा करते थे कि एक पढ़ा लिखा शख्स है, प्रोफेसर है, हमें पढ़ाता है, किस तरह का काम कर रहा है, यानी लेडीज वॉच पहन रहा है। खैर, अब तलबा ने प्रोफेसर के बारे में ना अपनी मनफी राय चूंकि कायम कर ली थी। अब एक अरसे के बाद वाइस चांसलर के जरिए स्टूडेंट्स पर इंकशाफ होता है कि प्रोफेसर साहब जो कि लेडीज वॉच पहनते थे, वो क्यों पहनते थे कि उनकी जो फौतशुदा बेगम है ना, जो फौत हो गई है, और वो अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, और उनकी याद में ये उनकी घड़ी अपनी कलाई पर बांधा करते थे। अब जब तलबा पर ये जो बातिन की असलियत है, हकीकत है, वो खुली अश्कार हुई तो फिर उन्हें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब दूसरी कहानी, एक बार हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलते हुए एक जवान सी लड़की की सर की जो विग है ना, वो गिर गई। अब जारी बात है जितने लोग मौजूद थे वो हंसना शुरू हो गए कि विग पहन के जा रही थी, ये विग लगाई हुई थी, नकली बाल थे। अब लोगों ने इसमें अपना चूंकि तफरी का सामान देखा तो कहके लगाने शुरू कर दिए। लोगों को ये लगा कि औरत एक्चुअली गंजी है और अपना गंजापन छुपाने के लिए ये आर्टिफिशियल बाल लगा के, विग लगा के लोगों को बड़ा इंस्पायर करने की कोशिश करी कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और वो समझते थे कि शायद ये फैशन के तौर पे इस विग का इस्तेमाल कर रही हैं, और अब तक हम ये समझते थे कि अच्छा इसके अपने बाल हैं इतने अच्छे। अब हुआ क्या, इसी दौरान जब एक दूसरी औरत ने आगे बढ़कर उसकी मदद की तो वो रोते हुए कहने लगी कि ये मैंने फैशन के लिए नहीं पहनी, ना मैं किसी को बेवकूफ़ बना रही हूँ कि मेरे बाल इतने अच्छे हैं और हकीकत में मैं गंजी हूँ, क्योंकि मुझे कैंसर है और कैंसर ने मेरे सारे बाल मुझसे छीन लिए हैं, इसलिए मुझे मजबूरन ये आर्टिफिशियल विग लगाना पड़ती है। ये कोई दिखावा नहीं, मजबूरी है। अब नाज़रीन, लोगों ने उस लड़की की ज़ाहिरी जो सूरत हाल थी वो देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया कि शायद ये लोगों को इम्प्रेस करना चाहती है, ये आर्टिफिशियल बाल लगाती, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और सब तमाशाई बनकर उसकी लाचारगी पर हंसते रहे। लेकिन जब लोगों को इस बात का पता चला कि लड़की कोई फैशन नहीं कर रही, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही जाली बाल लगा के, बल्कि वो कैंसर जैसे जानलेवा मरज से लड़ रही है और कैंसर से लड़ाई के दौरान उसके कुदरती बाल एक एक करके उतरते चले गए, तो फिर वहाँ खड़े लोगों को अपनी सोच और अपने अमल पर शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो गई। तीसरी और आखिरी कहानी, एक कब्रिस्तान में एक छोटा सा बच्चा एक कब्र पर खड़ा कुछ कह रहा था। क्या कहता है कि मेरी प्यारी अम्मी जल्दी से उठो और मेरे साथ स्कूल चलो, क्योंकि उस्ताद मुझे तमाम लड़कों के सामने मारता है और कहता है कि तुम्हारी माँ कितनी सुस्त है जो तुम्हारी पढ़ाई का ख्याल नहीं रखती है, बाकी बच्चों की माएँ तो ऐसी नहीं है। अब उस बच्चे पर सोचें क्या क्यामत गुजर रही थी कि वो बच्चा, मेरे ख्याल से वही बता सकता है, बेहतर जानता है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे पर माँ की शफकत का उठ जाना कोई क्यामत से कम तो नहीं होता ना। और ऊपर से स्कूल में
उस बच्चे के हवाले से ये राय कायम कर ली गई कि जी ये बच्चा जो है नालायक है, निकम्मा है और सारा कसूर इसकी माँ की तरबियत का है जो इस पर वक्त नहीं लगाती। अब बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी राय कायम कर ली, लेकिन उस्ताद को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस बच्चे को वो रोज़ मारता है उसकी माँ तो कब का उसको छोड़कर दुनिया से जा चुकी है। अब तीनों कहानियाँ हमें ये बात सिखाती हैं, ये पैगाम देती हैं कि किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर हमें कतई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इस तरह का थर्ड क्लास जो रद्द अमल है वो नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने अंदर हज़ार दुख छुपाए हुए हो जिसका हमें इल्म भी ना हो, जिस पर हम हंस रहे हों, और हमें बोलने, सोचने और किसी किस्म का रिएक्शन देने से पहले अगले बंदे के जज्बात का, एहसासात का ख्याल रख लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इंसानियत है। अगर ये भी नहीं तो फिर हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और जब बदगुमानी है ना, वो बहुत से मामलात को ख़राब से ख़राब तर कर देती है। अरबी का एक कौल है जिसका उर्दू का तर्जमा कुछ यूँ है कि जो ज़बान से निकलने वाले अल्फाज होते हैं ना, वो दो धारी तलवार की तरह होते हैं जो दूसरों को अंदर से ज़ख्मी कर देते हैं और अंदर ही अंदर से इंसान को खोखला करने के लिए काफ़ी होते हैं। और बाज़ औक़ात हमारे दूसरों के बारे में जो कहे जाने वाले अल्फाज हैं या कह लें कि जुमले हैं, वो अगले के दिल पर इस कदर नक्श हो जाते हैं कि वो दिल ही दिल में कुड़ने लगता है और बात फिर इंतकाम तक पहुंच जाती है। यानी छोटी छोटी बातें जब बड़ी बनती हैं तो अगले की जान की दुश्मन बन जाती हैं। अब राना शमीम साहब के बयान हल्फी से मुतालिक केस में भी क्या हुआ, इंतकाम की आग जलती दिखाई दे रही है। हुकूमत और इसके मुखालिफिन एक दूसरे पर इल्जामात का बाकायदा तेल छिड़कर एक दूसरे को इंतकाम की आग में जलाना चाहते हैं। एक दूसरे के बारे में वक्त से पहले राय कायम की जा रही है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, एक दूसरे पर तंज के वार किए जा रहे हैं। और अब बिलाशुबा राना शमीम के बयान हल्फी अदालती निज़ाम पर सवाल भी उठाता है, लेकिन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान अदलिया पर होने वाले इस वार के बावजूद बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। अब मंगल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तौहीन अदालत से मुतालिक नोटिस की समाअत शुरू की तो अदालत ने असल बयान हल्फी राना शमीम के वकील के हवाले करके खोलने का हुक्म दिया, जिस पर राना शमीम के वकील ने ये कहा कि जी लिफाफा खोलने से उन्होंने बाकायदा माजरत करते हुए कहा कि अदालत खुद इस लिफाफे को खोले। अच्छा, चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हमें क्या पता कि इस लिफाफे में क्या हो, जिस पर राना शमीम के वकील ने जवाब ये दिया कि इसको खोला जाए और इसमें बयान हल्फी ही होगा और कोई लव लेटर तो होगा नहीं। अच्छा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस लिफाफे को मैं ना खोलूँ बल्कि बयान हल्फी राना शमीम का है और वही इसको खोलें। राना शमीम के वकील ने अदालत को बताया कि चूंकि अदालत ने ही ये बयान हल्फी तलब किया इसलिए अदालत ही इसको खोले, जिस पर अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज को हुक्म दिया कि वो लिफाफा खोल कर अदालत में पेश करें। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क से दिए कि जी अदालत ने यकीनी बनाना था कि कहीं आज़ादी इज़हार राय से हम आगे ना चले जाएं। अच्छा, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इस मामले को तौहीन अदालत ना समझें बल्कि ये अदालती कार्रवाई इसलिए शुरू की गई है क्योंकि ये बयानिया बनाया गया था कि ये अदालत कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है और इसीलिए ये अदालत अपने आप को काबिल एहतसाब बना रही है। और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि राना शमीम इस केस में तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि पिछले 3 दिन से एक चीज़ आ रही है कि बयान हल्फी किसी के ऑफिस में रिकॉर्ड करवाया गया और हैरत अंगेज तौर पर इस बात की कोई तरदीद भी नहीं आई। और बाद में अदालत ने इस मुकदमे की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और जो अगली समाअत है उसमें अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक चीफ जज हैं उन समेत दीगर जो अफराद हैं उन पर 7 जनवरी को फर्द का फैसला कर लिया। अब इस समाअत के बाद हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अदलिया पर जो किए जाने वाला मुखालिफिन का ये वार है ये खाली चला जाएगा। और इस हवाले से शहबाज गिल कहते हैं कि सारी कहानी के पीछे नून लीग का हाथ है। जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने, शहबाज गिल कहते हैं कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के सामने बयान हल्फी बनवाया। शरीफ खानदान के लोग नालायक लोगों की सरपरस्ती करते हैं। नून लीग के वकला ने राना शमीम को जालसाजी करके हाई कोर्ट जज बनाने की कोशिश की गई और फिर नून लीग के लोगों ने ही राना शमीम को गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस के ओहदे पर पहुंचाया। और राना शमीम ने वहां कैसे कैसे फैसले किए, उन फैसलों से शरीफ खानदान को फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा, अब ये देखने की जरूरत है। और क्या कहते हैं शहबाज गिल के जी शरीफ खानदान ने 1980 के बाद इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया और बड़े टाइम पर ये लोग बेनकाब भी हो गए। सब बातों का वो कह रहे इंकशाफ हो चुका है और जिस नोटरी पब्लिक से उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट्स है नोटराइज करवाए और उस नोटरी पब्लिक से और भी डॉक्यूमेंट्स हैं और वो कौन कौन से जो नोटराइज हुए हैं ये मामला भी वो कह रहे हैं देखने की अशद जरूरत है। अब दफ इदारों को लेकर ऑपोजिशन हुकूमत में बाकायदा जंग चल रही है और वहीं पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई में भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी जारी है।
अब जरदारी साहब ने लाहौर में कैंप लगाने का जो फैसला किया है, यानी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है, और साथ ही दावा भी किया कि अगली हुकूमत उन्हीं की होगी। बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं जरदारी साहब, देखिएगा और सुनिएगा। जी तो सुना आपने जरदारी साहब को। पीपल्स पार्टी ने 5 जनवरी से लाहौर में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का बाकायदा ऐलान किया और बिलावल ने दावा किया कि लाहौर से हुकूमत की बुनियादों को हिलाने का आगाज किया जाएगा। और आसिफ अली जरदारी साहब भी ये दावा भी कर रहे हैं कि जी अगली बारी पीपल्स पार्टी की ही होगी। और जरदारी साहब क्या कह रहे हैं कि जी हम अमीर मुल्क हैं, हम हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठाए, और खिदमत हमारा मंशूर है, और बीबी से किया जाने वाला वादा मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर रहा हूँ। कहते हैं जी वक्त आने वाला है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी। बिलावल सब गरीबों की तकदीर बदलेगा, और अवाम का ये नसीब नहीं कि वो हमेशा गरीब रहें। पार्टी ने भुट्टो से लेकर हमेशा अवाम की खिदमत ही की है। अच्छा, अब जरदारी साहब बड़े ना इन दिनों में एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, और शायद इसी को देखते हुए रहमान मलिक साहब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अंदाज में, पुरएतमाद अंदाज में ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब कोई सियासी चाल चलने वाले हैं, और वो कहते हैं कि वो चाल में नाकाम नहीं होते हैं जरदारी साहब। रहमान मलिक साहब का क्लिप चलाइएगा। जी तो सुना आपने रहमान मलिक साहब क्या कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सोच समझकर सियासी शतरंज खेलते हैं और नजर आ रहा है कि वो सियासी चाल चलेंगे और एक्टिव किस्म की चाल चलेंगे। कहते हैं जी उनके सियासत में होने से ना कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, और हुकूमत इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बुखलाहट का शिकार है। और जब भी वो कहते हैं जरदारी साहब अपनी बाजी खेलते हैं, जिस तरह वो बता रहे हैं, चेस की एग्जाम्पल देते हैं कि चेस की गेम जब वो खेलते हैं तो आगे वाले बंदे को वो बड़े आराम से हरा देते हैं। और जिस तरह वो कह रहे हैं मैंने आसिफ अली जरदारी साहब की हरकत में आने से, एक्टिव होने से वजीरों को घबराते देखा है, बाकायदा बुखलाहट का शिकार देखा है। इससे लगता है ऐसे कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। अच्छा, लेकिन फवाद चौधरी हैं कि चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कोई हुकूमत को गिरा नहीं सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ वो कहते हैं अपना सियासी चूरन बेच रहे हैं और अपने कारकुनान को तसल्ली दे रहे हैं। क्या कहते हैं फवाद, जरा सुनिएगा। अच्छा, फवाद नून लीग और पीपल्स पार्टी को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि अपोजिशन में दिहाड़ीदार सियासतदान अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब 3 साल से तारीखें दे रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत के पहले साल ही मौलाना फजल रहमान साहब काट कबाड़ लेकर इस्लामाबाद आ गए थे। हुकूमत गिराना इनके बस की बात है ही नहीं। इसके लिए लीडरशिप की कहते हैं जरूरत होती है, जो इनके पास उनको नजर ही नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब को वो कह रहे हैं अपोजिशन सिर्फ एक ही बंदे ने की है जिसका नाम इमरान खान है। अच्छा, सब जानते हैं, कहते हैं कि ऑपोजिशन में रहकर इमरान खान साहब ने अपने मुखालिफिन को सख्त मुश्किल में डाले रखा था। और फवाद ये भी कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ और जरदारी जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर गए हैं, उसके नतीजे में आज हमें ये जो माशी मुश्किलात हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। ऑपोजिशन माशी मसले पर बातें करने के बजाय इसका हल सामने ले आए। और क्या कहते हैं फवाद चौधरी कि जी जो राना शमीम साहब के बयान हल्फी के बाद मालूम हुआ कि नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा सिजेलियन माफिया है, और ये अदालतों पर बाकायदा प्रेशर डालकर हक में करवाना चाहते हैं। अब जहां फवाद ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की इकट्ठी क्लास लगा दी, वहां इस काम में हसन खाबर भी आगे आगे रहे, पेश पेश नजर आए। और उन्होंने बिलावल और जरदारी साहब को एक मशवरा भी दिया है कि जी वो पंजाब में आने की बजाय सिंध की अवाम पर तवज्जो दे। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं हसन खाबर साहब। जी सुना आपने हसन खाबर साहब को कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब की सियासत ने भुट्टो साहब की विरासत खत्म कर दी है, और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि सिंध के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा पसमानदा हैं, इसलिए वो लाहौर में क़याम करने के बजाय सिंध के पसमानदा इलाकों को विजिट करें, जहां आज भी लोग पसमानदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और इनकी बैड गवर्नेंस ने सिंध के लोगों को पिस्ते की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की सियासत वो कह रहे हैं सबके सामने है, और लोगों की जो हालत है वो भी सबके सामने, और ये नाकाम सियासत कर रहे हैं। हसन खाबर ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को धोखा दे रही है। ये लोग भुट्टो साहब रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, जबकि रोटी कपड़ा मकान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दे रही है। कह रहे जी मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए सिंध के अवाम की हालत पे तरस खाएं। मैं नहीं समझता कि लाहौर में आपकी कोई सियासी हैसियत है। अच्छा, हसन खाबर भी नून लीग पर तनकीद करना नहीं भूले। वो क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट है, वीजा है, वो एक्सपायर हो रहा है, वतन वापस आना अब उनकी मजबूरी, ऑप्शन ही कोई नहीं है, और कैदी को समझ आ रही है कि अब उसे वापस आना ही पड़ेगा, और फिर फतह जो है वो कानून की होगी। और नवाज शरीफ के आने से हुकूमत वो कह रहे हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी से असल परेशानी शहबाज और हमजा को है, क्योंकि जिस डील के लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं, नवाज शरीफ की आमद से उन्हें उस डील का हुसूल मुश्किल दिखाए। अच्छा, हसन खाबर और फवाद चौधरी के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उन पर अज़मा बुखारी साहिबा जवाबी वार कर रही हैं और कह रही जी पर्ची पर आए लोग अपने बादशाह सलामत की चाकरी करने पर रहें तो फिर बेहतर होगा। और वो ये कह रहे हैं कि जी अगर नवाज शरीफ तक पहुंचेंगे तो मुंह तोड़ जवाब सुनेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिएगा क्या कह रही हैं अज़मा।
जी, सुना आपने अज़मा बुखारी साहिबा नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का बाकायदा ये एक फ़र्क बता रही हैं और क्या कह रही है कि जी जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो हुकूमत के बहुत से लोग इस गम से बेहोश ही होकर गिर पड़ेंगे। अब मेरे ख्याल से सब रहबरों को होश के नाखून लेने चाहिए, एक दूसरे के बारे में ये जो गैर ज़रूरी बयानात है ये देने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे अवाम में गुमराही फैल रही है। और ये जो सिलसिला है, अक्सर जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्या हमारी सियासत ऐसी ही चलती रहेगी और ये जो मुल्क का निज़ाम है कि ऐसे ही चलता रहेगा? अवाम इसी तरह परेशान रहेंगे, यानी अवाम की परेशानी से, अवाम के मसाइल से इनको कोई सरोकार नहीं होगा। कोई इधर से ईंट मारेगा, कोई इधर से पत्थरों का ढेर लेके खड़ा होगा कि ये बात करेगा तो उसके जवाब में ये बात करेंगे। खुदारा अब ये सिलसिला बंद कर दें, मुल्क के बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत बनाने में अहम संग मील है। ट्विटर पर जारी बयान में डीजी ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए गए विजन के हुसूल में अपना किरदार अदा करेगी और दूसरी जानिब आज सेनेट इजलास में कौमी सलामती पॉलिसी का मुसवदा पेश न करने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी अखबारों से पता चला, सेनेट को पता ही नहीं कि कौमी सलामती पॉलिसी क्या है। कौमी सलामती पॉलिसी सेनेट में क्यों नहीं लाई गई? सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ये कहां की सिक्योरिटी पॉलिसी है जब स्टेट बैंक गिरवी रख दिया जा रहा है, और ये कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसमें IMF मुल्क की इकोनॉमी चलाएगा? जिसके जवाब में सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा कौमी सलामती पॉलिसी बनाई गई है और इस पॉलिसी को कौमी सलामती कमेटी में पेश किया गया, लेकिन अपोजिशन ने ऐवान का बायकॉट कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान, सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरपर्सन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी सस्सी पिलेजो साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सस्सी, जलसे में बिलावल ने ऐलान किया था कि 5 जनवरी को बाकायदा लाहौर से इस हुकूमत के खात्मे की कहानी शुरू हो जाएगी, लेकिन हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। वो ये कहती थी पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के पास लोग ही थोड़े से हैं, चंद लोग हैं, जबकि जो PDM दबे लफ्जों में ये इल्जाम भी लगा रही है कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कोई डील है, इसीलिए पीपल्स पार्टी सिवाय बयानबाजी के कुछ नहीं कर रही है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया फिजा। देखें, डील के हवाले से तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने परसों गड़ी खुदाबख्श में उसी मज़ार, शहीदों के मज़ार के सामने खड़े होकर ये कहा कि जिनका बैकग्राउंड है, जिनके पास ये शहीदों का मज़ार हो, उस मज़ार और उन शहदा की फैमिली में जो पैदा हुए हैं यानी भुट्टोस, तो उनको उनकी डील अवाम और उन शहदा के खून से हुई होती है। हमें डील की ज़रूरत नहीं है। हमने हर मर्तबा जब भी आए हैं कुर्बानियाँ देकर आए हैं और हमने रेल जेल ये सब देखा हुआ है, तो हमें किसी का डर है? हाँ, अवाम हमें ज़रूर जब मैंडेट देते हैं तो नेचुरली, और हमें चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को वो चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की जदोजहद है, बैकग्राउंड है, रिच बैकग्राउंड है, और ये कि पंजाब हमारा गढ़ रहा है और 2008 तक भी आपने देखा कि ज़बरदस्त किस्म की पजीराई मिली। उसके बाद खुद हमारी भी सुस्ती रही है, लेकिन हमारा वोट बैंक अभी भी वो पोटेंशियल बिल्कुल है। थोड़ा सा हमें मोबिलाइज करने की ज़रूरत है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब तवज्जो दे रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी। तो मेरे ख्याल में हाँ, ये हकीकत है कि इस वक्त हमारी सीट्स वहाँ उस तरह नहीं है, चूँकि हमने जो कैबिनेट में या दूसरे लोग लिए 2008 में, तो वो मौका परस्त उसमें से काफ़ी लोग साबित हुए, तो वर्कर्स थोड़े से अपसेट हुए थे। और फिर हम भी जो है, क्योंकि मामला दहशतगर्दी के हवाले से, दूसरी चीज़ें अज़दा हम पर, हमारे कांधों पर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा थी, और पीपल्स पार्टी चूँकि रोशन ख्याल एक प्रोग्रेसिव जमात है और हमें पता है कि फेडरेशन के हम एक गुलदस्ते की रखवाली भी हमें करनी है, तो हम हर सूबे में वज़ीरिस्तान से लेकर सवात तक झंडा भी लहरा रहे थे और एक्टिव भी थे। तो बहुत सारी चीज़ों में जो कमी पेशी रह गई है तो वो फिजा हम बिल्कुल पूरी करेंगे। और चेयरमैन बिलावल साहब जो 5 तारीख का उन्होंने ऐलान किया है फिजा,
वो ठीक जी कहा है जी। उन्होंने, कारकुनान तैयार हैं, पीसफुल हमारी जद्दोजहद हमेशा रहती है, और खून ताज़ा दम है। लोग, माएँ बहनें बच्चे, यूथ खास करके जो है चेयरमैन बिलावल साहब को चाहती है, मोहतरमा साहिबा को वो अभी भी अपने दिल के पास रखती है, भुट्टो साहब के को भी उसी तरह। तो हम समझते हैं, पंजाब से हमें ठीक उम्मीदें है। भी हैं, ये वारिस शाह की धरती है, ठीक है। फैज की धरती है, और पीपल्स पार्टी अगर सही तरीके से वहाँ अभी बाई इलेक्शन में भी हमने देखा, लाहौर में थोड़ी सी मेहनत करने से भी हमने काफी कुछ गेन किया, तो अभी हम पुरुम्मीद सही। हैं। ठीक है। अच्छा शशि, हुकूमत मिनी बजट ला रही है जिसपे ऑपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वजारत खजाना के तर्जुमान ये कहते हैं कि जो मिनी बजट है उसमें आम आदमी के इस्तेमाल की जितनी भी चीजें हैं, अशिया, उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जिस साबिक हुक्मरानों ने आलमी इदारों से जो कर्ज लिए और हमें गुलाम कौम बना दिया, इसलिए जो आलमी इदारे हैं उनका कर्ज और सूद वापस करने के लिए उन्हीं से कर्ज लेने पड़ते हैं। क्या कहेंगी आप? फिजा, मिनी बजट पर बात करने से पहले सिर्फ एक जुमला मैं कहूंगी कि अभी उन्होंने जो फ्यूल एडजस्टमेंट में 4 रुपए 33 पैसे का इजाफा किया है, कुल मिलाकर ये 40 अरब रुपए से ज्यादा आवाम बार है। और उससे पहले आपके दरामदात के हवाले से भी आप देख लें, आप सर्कुलर डेब्ट के हवाले से देखें, आप कर्जों के हवाले से देखें, कोई लाखों में, करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों की यहाँ बात हो रही है। तो एक एक बच्चे पर, एक एक बंदे पर, आप पर, मुझ पर कर्जा है। और इन्होंने कहा था कर्जा हम खत्म करेंगे। ये रोज कहते हैं ना, कर्जा बढ़ाया हुआ पिछली हुकूमतों का हम उतार रहे, नहीं, ये ज्यादा इमदाद और कर्जे पर उन्होंने ये गलत सोचा कि हुकूमतें इस तरह चलती हैं। अभी IMF के हवाले से ये वही लोग हैं, हमें कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ये, हालांकि उन्होंने एच साहब का नाम लेकर इंतकाम ही किया है, और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने टारगेट। इन्होंने कहा था, खान साहब ने ही कहा था कि मैं खुदकशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। IMF के पास सिर्फ जाना मसला नहीं था, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने जो कबूल की हुई है, चौधरी सरवर साहब ने उसका खुला एतराफ़ किया है, दूसरों ने। अभी खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन में जब उनको कहा गया, जो वहाँ के MNAs और वज़ीर आला थे, तो उन्होंने कहा महंगाई ज़्यादा हुई है हमारे ज़माने में, तो लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो ये जो IMF के हवाले से जो कहते हैं गिरवी रख दिया चौधरी सरवर जैसे लोग, दूसरे जो पढ़े लिखे मुआशरत को समझते भी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐवान में अभी आई ही नहीं है। वो डील्स, वो पैक्ट्स, वो एग्रीमेंट्स, वो मुआहदे, TLP की बात हो, दूसरी बातें हो, भाई पार्लियामेंट एक है और अवाम ने मैंडेट देकर भेजा है। बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है, लेकिन एक अपोजिशन भी है जो आपके पार्लियामेंट का एक अहम सतून है, तो उनके पास भी भारी भरकम मैंडेट है। थोड़ा सा फर्क है, आपको पता है ना कितना मुश्किल होता है एक लेजिस्लेशन भी पास करवाना, सिंपल उसमें भी। तो ये अब जाहिर है कि आपके ऐवान में वो चीजें नहीं आएंगी। कौमी सलामती की बात हो, पॉलिसी की बात हो, ये भी बड़ी ज़ाहिरी बात है। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हम आप, हमारी पार्टी, लोग सारे ही चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, उसके दफा मजबूत हो, उसकी सरहदें मजबूत हो। हम तो खैर ख्वाह हैं, हम तो आइन देने वालों में से हैं, नेचुरली उसी की बात करेंगे। लेकिन वो जो आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत कमेटीज के थ्रू भी चीजें जानी होती है ना, जब मुश्किल में आते हैं, तो आपने देखा मिडिल ईस्ट या ये जो सऊदी के हवाले से, टर्की के हवाले से मामला आता है, तो उन्होंने कांधा ढूंढने के लिए फिर पार्लियामेंट का वो रुख करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं पार्लियामेंट हमारे लिए फैसला कर। जी अच्छा शशि, ये सेनेट इजलास में जो कौमी सलामती पॉलिसी का मुसवदा पेश ना करने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया है, बल्कि शदीद एहतजाज किया है कि जी कौमी सलामती पॉलिसी सेनेट में क्यों नहीं लाई गई। और शहरी रहमान साहब ने इल्ज़ाम तक लगाया कि स्टेट बैंक गिरवी रखा जा रहा है कौमी सलामती पॉलिसी पर। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बेसिकली पीपल्स पार्टी को, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? देखिए, एक तो बात करने के लिए भी यानी चीखना चलाना पड़ता है अपोजिशन को। सेनेट में तो वैसे भी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हाउस में डिस्कस करने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं होती, और वहाँ भी अच्छी खासी अददी लिहाज से तो बहरहाल अक्सरियती है अपोजिशन की, तो वहाँ केस चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। लेकिन देख लें आप कि कौमी सलामती पॉलिसी, ऐसा लगता है कि खान साहब से पहले कोई पाकिस्तान में 74-75 साल में कौमी सलामती पॉलिसी थी ही नहीं। भाई इतना पाकिस्तान का जो हमारी सियासी जमातों ने, हमारे लॉ एनफोर्सिंग इदारों ने, हमारी अफवाज ने, जवानों ने जो दफा किया है, अपनी जानें दी हैं, या एक स्ट्रेटजी हिकमत अमली के तहत जो चीज़ें चल रही है, खारजी मामला चल रही, तो यानी पॉलिसी तो कुछ ना कुछ थी ना।
जिसके तहत ही आपके जो है आपने कश्मीर के हवाले से इंडिया को आंखें दिखाते हैं, आप अपनी जो है वेस्टर्न दुनिया को जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात आती है तो उनको आप बताते हैं इस्लाम के हवाले से एक साफ जो हमारा इमेज है वो आपकी जो मुख्तलिफ और मामलात बायलैटरल हवालों से, या मोदी जो थानेदार बनने की कोशिश करता है में, उसको आप आंख दिखाते हैं। तो हमारी एक पॉलिसी तो है ना, पाकिस्तान माशाल्लाह एक ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं था। अब इमरान खान साहब की हुकूमत ने आकर नहीं, यहाँ लीडर्स ने अपनी जानें तक गंवाई हैं और पाकिस्तान का दफा किया है खारजी मामलात में, और उसमें इंडिया की हठधर्मी उसकी वजह से बिल्कुल एक चैलेंज जरूर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा जो है जो बात करनी चाहिए वो खारजी मामलात में वो हमने रखी है। अभी कश्मीर और अच्छा शशि, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। मुझे आपसे एक अहम सवाल ये भी पूछना है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि जो सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के जो नए तरमीमी बल्दियाती निजाम के खिलाफ हैं, और आप लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इख्तियारात का एक बड़ा हिस्सा सूबाई हुकूमत को मुंतकिल कर दी है, क्या कहेंगे? नहीं, फिजा इस तरह नहीं है। हालांकि पंजाब में अभी एक चैलेंज सामने आ रहा है, मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल एतराज किया हुआ है क्योंकि वहाँ तो ऑर्डिनेंस के तहत ही चीजें चलती हैं। आपने देखा जो भी लोकल इलेक्शन के हवाले से पीटीआई या तो भागी है या ऑर्डिनेंस, हम तो पूरी एक लेजिस्लेशन लेकर आए हैं और लेजिस्लेशन में एक प्रोसेस था पूरा आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत। हाँ, हम जब सीएम ने कहा कि हम मेजॉरिटी में हैं, मतलब कि हमारा अदद ज्यादा है, जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कहते हैं ना माइनॉरिटी और मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी, तो उसके तहत वोटिंग हुई तो जाहिर बातें ये पास हुआ है। लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स जो रिकमेंडेशंस थी एमक्यूएम की दूसरों की, तो उसमें जो ठीक चीजें थी, जो आवाम की राय थी, जैसे टाउन्स के हवाले से, जैसे सॉलिड वेस्ट के हवाले मैनेजमेंट के हवाले से, जैसे वाटर बोर्ड के हवाले से, इसी तरह बहुत सारी चीजें इन्होंने एक तो बिल भी नहीं पढ़ा ना, लेकिन ये लेजिस्लेशन जाहिर बातें इसमें मुतवातर अच्छी अमेंडमेंट्स जैसे जैसे हाउस के पास आती रहेंगी तो उसमें अच्छी चेंजेस और भी हम चाहते हैं कि स्ट्रेंथन करें हम अपने लोकल सिस्टम को। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िर, बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन जो किस्म है उसके केसेस में बातदरीज इजाफा हो रहा है और अब तक 75 केसेस सामने आ चुके हैं। अच्छा, कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के 33 केस कराची से रिपोर्ट हुए हैं और इसके अलावा 17 केस बताए जाते हैं जो इस्लामाबाद से और लाहौर से 13 केस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब WHO ने गुज़िश्ता रोज खबरदार किया था कि अगरचे ये जो कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म है इसमें बीमारी की शिद्दत निस्बतन कम होती है, लेकिन इसके बावजूद इससे जो निज़ाम सेहत है उस पर दबाव पड़ सकता है। और WHO का यह भी बयान उस वक्त सामने आया कि जब चीन और जर्मनी वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बहुत सख्त पाबंदियां नाफिज कर रहे थे और चीन में मजीद हजारों अफराद लॉकडाउन का सामना भी है और यूरोप और अमरीकी रियासतों में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड का कहना है कि इन ममालिक में अब ओमिक्रॉन किस्म ही गालिब आ चुकी है। इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये अब तक जो 75 केसेस सामने आए हैं और कुछ माहिरीन की जानिब से जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं इसके हवाले से कहा जा रहा है कि इसकी वजह से पाकिस्तान में फरवरी में 5वीं लहर का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, तो आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये एक बहुत बड़ा तूफान है जो दुनिया में बहुत सारे ममालिक में आ चुका है और पाकिस्तान में अब उसकी इब्तिदा हो रही है। ठीक है। और ये तूफान इस वजह से है कि ये वाला जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये जो है ये कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलता है डेल्टा या इसके दूसरे वाले जो वेरिएंट्स आए हैं पहले उनके मुकाबले में तकरीबन 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से इसका फैलाव होता है। ठीक है। तो हालांकि जो अमवात हैं इससे कम हो रही हैं, लेकिन निस्बतन क्योंकि ये तेजी से फैल रहा है बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से ये बहुत बड़ा खतरा है कि अमवात भी ओवरऑल ज्यादा होंगी और जिन ममालिक में वैक्सीनेशन कम हुई है वहां पे बहुत ज्यादा लोग अब मुतासिर हो जाएंगे इसके। मिसाल के तौर पे अफ्रीका के अंदर सिर्फ 20% लोग अभी तक वैक्सीनेट हुए हैं, 80% अनवैक्सीनेटेड हैं।
पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद अनवैक्सीनेटेड लोगों की मौजूद है। तो इस है। वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल कर और उससे हमारे हॉस्पिटल्स पे भी आज से 2 महीने बाद प्रेशर पड़ सकता है अगर इसको हमने एहतियात नहीं की और कंट्रोल करने के लिए वो सारे SOPs फॉलो नहीं किए जो पहले हमें बताए गए हैं करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बरतानवी तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्टा के बैरक्स जो ओमिक्रॉन है, उससे लोगों के हॉस्पिटल में दाखिले का खतरा बहुत ज़्यादा कम है। तो ये खबर तो बड़ी तसल्ली बख्श लगती है। इसको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि यार जैसे जो ओमिक्रॉन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। जी नहीं, ये बात जो है इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये 250 तक जो 5 गुना यानी कि 500% तेजी से ज्यादा फैलता है और लोगों को मुतासिर करता है, और जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो 50% कम है। तो अगर आप दोनों को जमा करें तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज होंगे, तादाद जो होगी डेल्टा के मुकाबले में ज्यादा लोग मुतासिर होंगे, और अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो ज्यादा अमवात भी होंगी और शदीद बीमारियां भी होंगी। तो इन 3 इसमें अलग अलग फैक्टर हैं जिनको आपको कंबाइन करके देखना पड़ेगा। एक तो इसको तेजी से फैलाओ, दूसरा जो है कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं आपके मुल्क में, और तीसरा ये कि कितने % सीरियस इलनेस होती है। उन तीनों को जमा करके तो सूरत हाल कहीं ज्यादा खराब नजर आती है बनिस्बत डेल्टा के उन ममालिक में जहां वैक्सीनेशन जो है उनमें 80% या ज्यादा वैक्सीनेट नहीं हुए हुए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूके के जो हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि जो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की बूस्टर डोज का असर 10 हफ्ते के बाद कमजोर पड़ने लगता है। इसके बारे में आपका मैं कॉमेंट चाहूंगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो है वैक्सीन का जो असर है वो कम हो जाता है। ठीक है। और जल्दी कम हो जाता है बनिस्बत दूसरे जो वेरिएंट्स थे डेल्टा या उनके मुकाबले में, और इसी वजह से ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जिनको 6 महीने से या उससे ज्यादा हो गए हैं, या यूरोप में तो जिनको 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, तो उनको बूस्टर डोज ले लें। और ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि जो आपने ओरिजिनल वैक्सीन लगाई थी वो वाली वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पे उसके बजाय आप दूसरी वैक्सीन लगाएं। यानी कि आपने अगर चाइनीज वैक्सीन लगा रखी है तो अब फाइजर या दूसरी वैक्सीन लगाएं, तो उससे आपकी प्रोटेक्शन जो है वो निस्बतन ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी वो वैक्सीन क्योंकि डेवलप की गई थी ओरिजिनल चाइनीज वायरस के खिलाफ, और इस वायरस के जो शक्ल है उसके खिलाफ नहीं की गई, तो उसकी इफादियत कदरे कम होती जा रही है, और नई वैक्सीन डेवलप करने में 1.5 साल लगता है। तो अगर इसके खिलाफ आज आप वैक्सीन डेवलप करने जाते हैं तो उसको साल भर बाद वो अवेलेबल होगी, और जब तक खुदा मालूम कितने शक्लें इसने इख्तियार करनी होंगी, तो वैक्सीन डेवलपमेंट हमेशा साल भर 1.25 साल पीछे रहेगी नए वेरिएंट्स के मुकाबले में जो कि आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, फाफिन की जानिब से तैयार करदा जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि जी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसके बाद पाकिस्तान का जो सेहत का शोबा है वो नुमायां दबाव में मुब्तला हो सकता है। अब तक मुल्क में कोरोना वायरस के जो मस्बत केसेस हैं, इससे जो अमवात में कमी देखी जा रही, तो क्या हमारा जो सेहत का शोबा तैयार है इस चीज़ के लिए अगर खुदा ना ख्वास्ता मरीजों की तादाद में अचानक से इजाफा हो जाए? सेहत का जो शोबा है हमारा बहुत कमज़ोर है जी। और लेकिन इसके बावजूद जिस अंदाज से NCOC ने इस पूरे मामले को पिछले 2 साल में हैंडल किया है, तो पाकिस्तान उन चंद ममालिक में जो दुनिया के बेहतरीन ममालिक समझा जाता है जिस अंदाज से हमने अपने आप को बचाया है इस बहुत बड़ी वबा से। तो मुझे उम्मीद है कि इसी अंदाज से इस वेरिएंट के खिलाफ, ओमिक्रॉन के खिलाफ भी रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग होगी, स्मार्ट लॉकडाउन होगी, और कंप्लीट लॉकडाउन की सिचुएशन यहाँ नहीं पैदा होगी। ये बढ़ेगा तो सही, आप देख रही हैं कि अब ये रोजाना बढ़ेगा। जिन जिन ममालिक में आया है वो पहले शुरू में 2-4% था और फिर 1-1.5 महीने में 90 या 95% हो गया, और बाकी इन्होंने पिछले डेल्टा वेरिएंट को दबा दिया। तो ये बहुत मुमकिन है कि आज से 1 या 1.5 महीने बाद डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत कम रह जाए और ज्यादातर ओमिक्रॉन छा जाए। ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हर 2 दिन बाद ये दुगना होता है। एवरी 2 days इट इज डबलिंग। तो आज अगर 75 केसेस आए हैं तो 2 दिन बाद 150 होंगे, उसके 2 दिन बाद 300, फिर 600, फिर 1200, फिर आगे हजारों में। तो हर 2 दिन बाद डबलिंग होती जाती है। तो बहुत तेजी से ये पुराने वाला जो वेरिएंट है डेल्टा को ये दबाता जाएगा और खुद छाता जाएगा।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह यूरोप की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो जैसे अमेरिका में आज बताया था कि 1.5 लाख से ज़ायद नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं और फ्रांस में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,80,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो क्या वजह है कि यूरोप और अमेरिका में खास तौर पर हर बार ये जो कोरोना का कोई नया वेरियंट आता है, किस्म आती है, बड़ी तेज़ी से फैल जाती है? वजह उसकी यही है कि ये वेरिएंट जो है ये हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है और ज्यादातर अशकाल जो है उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो शक्ल आ जाती है सामने जिसके जरिए बहुत आसानी से ये जिस्म के अंदर दाखिल होता है। जैसे इसमें ये गेंद नुमा होता है, उसके ऊपर जो कांटे लगे हुए हैं तो उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं कांटों के ऊपर जो आपके खलियों के साथ मिलकर कंबाइन करते हैं और फिर दाखिल होते हैं, वहां पे इसके जेनेटिक चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से ये आसानी से दाखिल हो रहा है, आसानी से धोखा दे रहा है आपके दिफाई निज़ाम को, बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर बहुत तेजी से फैल रहा है, इन्फेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। और ये सब दुनिया में हर जगह पे ये हो रहा है और जितने जितने नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छाने वाले की काबिलियत रखते हैं। अमवात चाहे उससे इतनी हो या नहीं, लेकिन छा ज़्यादा जाते हैं जिसकी वजह से फिर टोटल अमवात की तादाद भी फिर बढ़ जाती है इस वजह से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट में ये जानना चाहूंगी कि बहुत से लोग ना बूस्टर डोज को लेके कंफ्यूज होते हैं, आपसे भी बहुत लोग मशवरा करते होंगे, तो जिन लोगों ने अपनी 2 डोजेस कंप्लीट लगवा ली हैं तो क्या वो बूस्टर डोज की तरफ जाएंगे, जरूरी है? और अगर वो नहीं लगवाते तो क्या नुकसान है, और अगर लगवा लेते तो क्या फायदा है? अगर उनको 3 महीने या 4 महीने हो गए हैं तो बूस्टर डोज अगर लगा लें तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है। अगर उनको ज्यादा अपने आप को कंफर्म करना है कि जरूरत है या नहीं तो वो ब्लड टेस्ट करा के वो देख सकते हैं कि उनके अंदर एंटीबॉडीज किस हद तक हैं और वो जरूरत है बूस्टर डोज की या नहीं है। लेकिन अगर लगा लें तो बेहतर है, उससे उनकी प्रोटेक्शन यकीनन बढ़ जाएगी। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि अगर जिन लोगों को 5 या 6 महीने हो गए हैं उनको तो जरूर लगवा लेनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।